हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी एंड आई एम वेरी मच अवेयर कि आप सब लोग यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लिए आए हैं। नाउ टू मेक इट ईजियर फॉर यू, स्पोकन इंग्लिश का मतलब होता है बीइंग एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक्स। तो जी हाँ, हम वही करने वाले हैं, हम मिस्टेक्स बिल्कुल असाइड कर देंगे और फ्लुएंट इंग्लिश बना लेंगे। बट बिफोर दैट थोड़ा सा एक सिलेबस ओवरव्यू कर लेते हैं एंड द सिलेबस ओवरव्यू गोज लाइक, हम डेली बेसिस पर मतलब कि हर सेशन में हर क्लास से पहले कुछ सेंटेंसेस जो ऑलरेडी बने हुए हैं उन्हें लर्न करेंगे, जो आपके इंट्रोडक्शन को, आपकी ग्रीटिंग्स को बेटर करेंगे एंड देन फर्दर वी विल मूव फॉरवर्ड विद ग्रामर टॉपिक्स। ग्रामर पढ़ना स्पोकन इंग्लिश में क्यों ज़रूरी है? इसीलिए ज़रूरी है ताकि इन्हीं इंट्रोडक्टरी और ग्रीटिंग सेंटेंसेस के अलावा आप अपने खुद के सेंटेंस भी बना सकें, ताकि आप अपने थॉट्स और ओपिनियंस को कॉन्फिडेंटली पुट फॉरवर्ड कर सकें in front of your colleagues, your friends and your boss as well. So let us begin. इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे हमारे कुछ इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं। इन्हें आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है, इट सेज अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम राहुल, मे आई आस्क फॉर योर नेम। तो ये काफ़ी फॉर्मल तरीका है ये कहने का कि मुझे इंट्रोडक्शन देने का मौका दीजिए, मेरा नाम ये है और आपका नाम क्या है। तो ये काफ़ी अच्छा फॉर्मल तरीका है। इसे हम किसी बोर्ड मीटिंग या किसी इंटरव्यू में तो नहीं, बट किसी ऑफिशियल और फॉर्मल सी पार्टी में ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। हेलो, माय नेम इज़ राहुल एंड यू आर। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हेलो, माय नेम इज़ राहुल एंड यू आर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में यहाँ पर एक छोटा सा कॉमा लगा हुआ है। आप सब लोग कॉमा के बारे में जानते हैं। कॉमा होता है पॉज का इंडिकेटर, यानी कि इस सेंटेंस में जो हमें रीड आउट कर रहे हैं उस सेंटेंस को हमें एक इमोशन के साथ बोलना है, ताकि हेलो और माय के बीच में जो पॉज हमको लाने की ज़रूरत है इस जगह पर, वो हमारी मीनिंग को क्लियर कर सके। जैसे कि हम बोलेंगे हेलो, माई नेम इज़ राहुल एंड यू आर। तो ये जो हेलो और माय के बीच में स्पेस था या गैप था, उसे हम कह सकते हैं, उसके कारण हमारी मीनिंग जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो पाए। तो इससे हमें पता चलता है कि चाहे हमारे पास सेंटेंसेस बने बनाए हों, चाहे हम खुद से सेंटेंस बनाएं, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसे हम बोलेंगे इमोशंस। सही बात है कि नहीं? इट इज़ वेरी करेक्ट कि इमोशंस किसी भी सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट सेंटेंस को हम रीड करते हैं, अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम राहुल, मे आई आस्क फॉर योर नेम। तो यहाँ पर ये वाला जो सेंटेंस है, अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ये तो एक परमिशन है। अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, तो हम ये बहुत हम्बल तरीके से कहेंगे हम, क्योंकि परमिशन ले रहे हैं। फिर हम बोलेंगे आई एम राहुल। अब ये एक ऐसा फैक्ट है जो आपको पता है कि सत्य है, भाई सच है, आई एम राहुल। और फिर जब हम बोलेंगे मे आई आस्क फॉर योर नेम, तो इस सिचुएशन में हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमारा जो मोटिव है, हमारा जो इमोशन है, वो चेंज हो जाएगा। तो हम कैसे बोलेंगे? इस पूरे सेंटेंस को एक बार में बोल के देखते हैं। अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम राहुल, मे आई आस्क फॉर योर नेम। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने तीनों अलग अलग सेंटेंसेस में, एक था परमिशन, एक था स्टेटमेंट और एक था क्वेश्चन, हमने इन तीनों को अलग अलग इमोशन के साथ बोला है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो हम लर्न करते हैं वो ये है कि चाहे आप सेंटेंस को रट के बोलें, चाहे खुद से अपने ब्रेन में उस सेंटेंस को फ्रेम करके बोलें, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इमोशन। आप जो इमोशन एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं वो आपके सेंटेंस की टोन में समझ में आना चाहिए। फिर आता है हेलो, माय नेम इज़ राहुल एंड यू आर। तो यहाँ पर हमें पंक्चुएशंस का ध्यान देना है। तो ये पंक्चुएशंस जो है सिर्फ रीडिंग के लिए या राइटिंग के लिए यूज़ नहीं होते, ये हमारी स्पोकन इंग्लिश को भी बेटर करने के लिए होते हैं। आपने देखा होगा अगर कभी कभी आप कुछ सेंटेंसेस को एकदम धड़ल्ले से पढ़ते ही जाते हैं और कोई पॉज ही नहीं होता, तो समझ ही नहीं आता कहाँ सेंटेंस शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म, और इसी रीज़न से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं हो पाती है। तो यहाँ ये पंक्चुएशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आगे बढ़ते हैं हमारे कुछ और ज़्यादा फॉर्मल और ऑफिशियल सेंटेंसेस पर। प्लीज़ टू मेक योर एक्वेंटेंस, आई गो बाय द नेम ऑफ राहुल। तो ये पूरा बहुत ही ज़्यादा हम्बल, बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन की तरह, जैसे कि आप किसी इंटरव्यू में आए हैं और आप बड़े बड़े दिग्गजों के साथ बैठे हुए हैं और उनसे जाके आप क्या बोलेंगे? प्लीज़ टू बी योर एक्वेंटेंस, प्लीज़ टू मेक योर एक्वेंटेंस, आई गो बाय द नेम ऑफ राहुल। तो आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, लेकिन आप कोई स्टेटमेंट, कुछ बात साबित नहीं करना चाहते हैं। आप कॉन्फिडेंट तो हैं लेकिन आप हम्बल भी हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा सहज तरीके से उसको डिलीवर करना है। नेक्स्ट वी हैव ग्रीटिंग्स, आई एम राहुल, माइट आई इंक्वायर अबाउट योर
नेम। तो देखिए यहाँ पे इंक्वायर और इंक्वायर दो होते हैं, एक ई से शुरू होता है और एक आई से शुरू होता है। यहाँ पर इंक्वायर यूज हुआ गया है, मतलब कि क्वेश्चन है कि मुझे इंक्वायर करना है, आपका नाम पूछना है। तो अब यहाँ पर अगर आप इंक्वायर बोल देंगे तो आपका पूरा प्रेजेंटेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, इमोशंस के बाद, इमोशंस के बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए प्रोनाउंसिएशन का एक सिंपल लॉजिक है, ये एक भाषा है। इंग्लिश इज़ ए लैंग्वेज जो कि स्पेसिफिक किसी एक कंट्री ने बनाई है। अब उस कंट्री ने अगर बनाई है और उसने कोई प्रोनाउंसिएशन डिसाइड किया है तो हम उसे उसी तरीके से बोलेंगे ना। हम पेन को पेन या पन करके नहीं बोल सकते, उसे हम पेन ही बोलेंगे, तभी तो वो जो मैसेज है या जो भी हम बताना चाहते हैं वो कन्वे हो पाएगा। इसीलिए प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करता है तो वो ऑफेंड होने की बात नहीं है, वो तो करेक्ट करने की जगह है। आप वहाँ पे उस प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट कीजिए ताकि आपकी जो मैसेज है, आपका जो कहना है वो डिलीवर सही तरीके से हो सके। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा फैक्टर ये है कि यहाँ इंक्वायर की जगह आप अगर इंक्वायर बोल देंगे तो यहाँ पे पूरा मतलब ही बदल जाएगा। इसीलिए प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी स्पोकन इंग्लिश को और ज़्यादा परफेक्ट बनाने के लिए। तो हमने सीखा कि दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, चाहे हमें इंग्लिश पहले से आती हो या हम अभी अभी सीख रहे हों, हमें हमारे इमोशन डिलीवर करना आना चाहिए और हमें हमारा प्रोनाउंसिएशन को क्लियर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड कैटेगरी ऑफ सेंटेंसेस की तरफ, जो कि हैं ग्रीटिंग्स। यानी कि आप जब किसी से पहली बार मिलते हैं तो आप उन्हें ग्रीट कैसे करते हैं। जैसे कि हम जनरली इंडिया में नमस्ते करके ग्रीट करते हैं, तो हम उसके साथ कुछ हालचाल भी पूछते हैं कि नमस्ते आंटी, आप कैसे हैं। बस वही आपको यहाँ पर फॉलो करना है। द फर्स्ट सेंटेंस इज गुड मॉर्निंग या आफ्टरनून, इवनिंग, जो भी टाइम ऑफ द डे है, हाउ आर यू टुडे। तो यहाँ पर जो गुड मॉर्निंग है वो उसे हम बहुत ही ग्रीट करते हुए कहेंगे गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू टुडे, है ना। तो उस क्वेश्चन को बनाना है, सिर्फ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, या हाउ यूज़ करने से सिर्फ क्वेश्चन नहीं बन जाता, हमें हमारी टोन को इम्प्रूव करना है। ये रिटन या फिर रीडिंग इंग्लिश नहीं है कि आपने पढ़ लिया, यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश की बात हो रही है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा अपनी टोन पर फोकस करना पड़ेगा। हाउ आर यू टुडे, आपकी आवाज़ में, आपके बोलने के तरीके में लगना चाहिए कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट इज हेलो, अगेन देयर इज अ कॉमा, तो क्या आएगा, पॉज आएगा। हेलो, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, हाउ आर यू डूइंग। आप मतलब आपके हालचाल कैसे चल रहे हैं, आपके लाइफ कैसी चल रही है। इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। अब क्योंकि आप प्लेजर वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि आपको मिलके बहुत अच्छा लगा है, तो वो जो अच्छा लगा है वो सामने वाले को लगना भी तो चाहिए। यू हैव टू बी दैट हम्बल एंड दैट नाइस टू दैट पर्सन। इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, हाउ आर यू डूइंग टुडे। तो एक स्माइल होनी चाहिए फेस के ऊपर, क्योंकि स्माइल होगी तो पता चलेगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं। और दूसरी चीज़ कि आप जो बोल रहे हैं, यू आर ट्रू टू द सेंटेंस। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मन रखने के लिए प्लेजर बोल दे रहे हैं, राइट। मूविंग अहेड वी हैव हाय देयर, और आप देख सकते हैं हमारे पास है एक एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसे हम कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब इसे ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक्सक्लेम करता है आपको, शॉक, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, इन सब चीज़ों को बताता है। तो जब आप हाय देयर बोल रहे हैं, मतलब कि आप जिससे भी बात कर रहे हैं उसको देखकर, उससे मिलकर यू आर वेरी वेरी एक्साइटेड, सो यू आर यूजिंग द वर्ड हाय देयर एंड एन एक्सक्लेमेशन मार्क। आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे, हाउ कैन आई असिस्ट यू। Hi there, I hope you're having a great day. How can I assist you? तो आपको क्वेश्चन पूछना है, एक स्टेटमेंट देना है और यहाँ पर थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी शो करना है। नेक्स्ट एंड द लास्ट यू हैव ग्रीटिंग्स। तो ये तो आपको बहुत फॉर्मल हो गया, जैसे कि आप किसी होटल में जाते हैं, वहाँ पे जो रिसेप्शन पर है वो आपसे इस तरीके से बात करेंगे, या आप किसी कैफ़े में जाते हैं, वहाँ पर जब आप बिलिंग काउंटर पे जाएंगे तो वो भी आपसे इसी तरीके से बात करेंगे। बस वही है ग्रीटिंग्स। और फिर क्या है, आई ट्रस्ट यू आर वेल, कि मुझे बिलीव है, मैं ट्रस्ट करता हूँ कि आप अच्छे हालत में होंगे या फिर आपकी तबीयत बहुत अच्छी होगी। हाउ मे आई बी ऑफ सर्विस, कि मैं कैसे आपके लिए हेल्पफुल हो सकता हूँ। हाउ मे आई बी ऑफ योर सर्विस। सो देखिए कितना ईजी था। अगर इन सेंटेंसेस को आप समझ लेंगे और इन्हें फ्रीक्वेंटली अपने डेली लाइफ में यूज़ करने लग जाएंगे तो आप बहुत जल्दी इमोशंस, प्रोनाउंसिएशंस, टोन, इन सब के ऊपर अपनी कमांड को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। अब रही बात प्रैक्टिस की, तो इफ़ यू डू नॉट नो तो आई मस्ट टेल यू कि हमारे इस कोर्स के साथ एक ग्रुप डिस्कशन का मौका भी है। जब आप उस ग्रुप डिस्कशन को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ आपको सेवरल पार्टनर्स मिलेंगे जो कि इसी कोर्स में एनरोल करे हुए हैं।
यानी कि आप लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज है वो सेम लेवल का होने वाला है एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप एक दूसरे के साथ उस ग्रुप डिस्कशन में बात करके अपनी इंग्लिश को प्रैक्टिस करके उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और यहाँ पर हमें सीखने मिलेगा ग्रामर का सबसे पहला और सबसे बेसिक टॉपिक जो कि है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सबसे सिंपल चीज़ है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस, राइट? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। अब एक शब्द भी हो सकता है और अनेक शब्द भी हो सकते हैं, बट उन सबका साथ में आकर एक सेंस बनाना इज अ सेंटेंस। ठीक है, अब सेंटेंस के एग्जाम्पल्स जैसे कि यहाँ दिए हुए हैं, द मैन किल्ड द टाइगर। यहाँ पर एक सेंटेंस में कितने सारे वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 वर्ड्स आर देयर इन द सेंटेंस और इन सारे वर्ड्स को मिलकर एक सेंटेंस बन रहा है जिसका मीनिंग क्या है कि एक आदमी है, उसने एक टाइगर को किल कर दिया है। दिस इज द सेंस ऑफ द सेंटेंस, करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है? शंभू रोट अ लेटर, शंभू ने एक लेटर को लिखा। नेक्स्ट इज दे प्लेड वेल, उन्होंने बहुत अच्छा खेला। तो यहाँ पर ये 3 तरीके के सेंटेंसेस हैं। एक है जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, टाइगर है, मैन है और उस टाइगर और मैन के बीच का क्या रिलेशन है? दैट द मैन किल्ड द टाइगर। यहाँ पे शंभू है, लेटर है, उसके बीच का क्या रिलेशन है? दैट शंभू ने उस लेटर को लिखा है। एंड देन दे प्लेड वेल, किसी टीम की बात है जिन्होंने बहुत ही अच्छा खेला है, दे प्लेड वेल इन एनी स्पोर्ट्स, तो उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। लेकिन यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि एक सेंटेंस के अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि मैन और टाइगर तो है बट उसके बीच में एक रिलेशन है, उस रिलेशन को क्या कहा रहा है? किल्ड, है ना? अगर हम बोले कि 2 कैरेक्टर्स हैं, उनके बीच में रिलेशन क्या है? मैन ने टाइगर को मारा है, विच मीन्स किल्ड हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। ठीक है, उसके बाद में आता है शंभू रोट द लेटर। नाउ अगेन वी हैव 2 कैरेक्टर्स, एक है शंभू और एक है लेटर। शंभू और लेटर के बीच में क्या कनेक्शन है? यस, रोट, लिखने का रिलेशन है, राइट? तो इसीलिए वो रिलेशन जो है रोट, द वर्ड रोट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड सिमिलरली यू हैव दे प्लेड वेल, जहां पर उन्होंने अच्छा किया। क्या अच्छा किया? खेला अच्छा है, प्ले जो काम था वो बहुत अच्छा किया, यानी कि प्ले जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होल्ड करता है, इंपॉर्टेंस को होल्ड करता है। अब हम इससे क्या डिड्यूस कर सकते हैं? हम इसे ये फैक्ट डिड्यूस कर रहे हैं कि हर सेंटेंस में एक ऐसी चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और अगर वो कनेक्शन हमारे सेंटेंस के दूसरे कैरेक्टर्स के बीच में ना हो तो वो अधूरा हो जाता है। तो इससे हम ये डिड्यूस कर रहे हैं कि हमारे सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वर्ब। वर्ब क्रिया। वर्ब क्या होता है? एक्शन, कोई भी जो एक्शन हो रहा है उसे हम वर्ब कहते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि उस वर्ब को करने वाला कौन है, हु इज़ द एक्टर ऑफ द एक्शन। और ये भी कह सकते हैं कि हु इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन। और डूअर ऑफ द एक्शन को हम किस नाम से जानते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है हमारे एक्शन को करने वाला होता है, यानी कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उस सब्जेक्ट ने क्या एक्शन किया है, दैट इज द जिस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब वो एक्शन किसके ऊपर हो रहा है, अच्छा है, बुरा है, वो सेंटेंस की इंपॉर्टेंस या नेसेसिटी नहीं होती है। जैसे कि इस सेंटेंस में हमें पता है द मैन किल्ड द टाइगर, तो टाइगर को एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे? किल्ड इज द एक्शन। एक्शन को करने वाला कौन है? द मैन। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? द मैन हमारा सब्जेक्ट है और किल्ड क्या हो गया? वर्ब है। और ये जो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है कि जो एक्शन है वो किसके ऊपर हुआ है या एक्शन को रिसीव करने वाला कौन है, वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो टाइगर है ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इससे हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि एक सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं। चलिए हम एक सिंटैक्स लिख लेते हैं हमारे सब्जेक्ट का, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का, और इसी फॉर्मेट में हम हमेशा सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे हर सेंटेंस का सिंटैक्स या फॉर्मूला होता है। सबसे पहले एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट आता है जो कि करता है या फिर डूअर है, फिर वर्ब आता है जो कि एक्शन है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है या जो रिसीवर है उस एक्शन का। इस ऑब्जेक्ट के कैटेगरी में सिर्फ वही चीज़ें आती हैं जिनके ऊपर एक्शन को किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ एक सेंटेंस है दे प्लेड वेल। दे प्लेड, उन्होंने क्या खेला ये तो हमें नहीं पता। ये जो प्ले एक्शन है वो किस चीज़ के ऊपर हो रहा था, ये इन्फॉर्मेशन इस सेंटेंस में नहीं दी है, जिसका मतलब ये है कि इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है,
राइट। ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो। जैसे कि कोई आपसे सवाल पूछे कि ये किसने किया, हु डिड दिस, और मैं बोलूँ आई डिड, आई सब्जेक्ट हो गया, डिड वर्ब हो गया, मैंने किया, और यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब मुझे यहाँ पर ये बताने की नेसेसिटी नहीं फील हुई कि मैंने क्या किया, क्या बात करी, है ना, उस चीज़ के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं। विच मेक्स इट वेरी सिंपल कि एट मैनी टाइम्स हम अननेसेसरीली इंफॉर्मेशन को ऐड करने की वजह से अपनी ग्रामर और अपनी सेंटेंस फॉर्मेशन को गलत कर देते हैं। तो ये गलती ना करते हुए हम अपने सेंटेंसेस को बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम बिगिनिंग में बहुत ईजी सेंटेंसेस बना सकते हैं, जिससे हमारी जो इम्प्रूवमेंट है वो ग्रेजुअली, बहुत स्लो हो पर ग्रेजुअल हो। ठीक है, मूविंग अहेड, मेरे पास एक ट्रिक है जिससे मैं आपको बता देती हूँ कि सब्जेक्ट और वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो देखिए, हमें एक क्वेश्चन पूछना है, हमारा सेंटेंस हम वही वाला ले रहे हैं, द मैन किल्ड द टाइगर। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज द एक्शन। एक्शन क्या है, किल्ड हमारा एक्शन है। अब हमें मिल गया वर्ब क्या है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, हु किल्ड, ओके, हु किल्ड, सिर्फ इतना। तो उस सेंटेंस के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हु किल्ड द मैन। अब देखिए, हु जब हम यूज करते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, राइट। तो ऑब्वियसली टाइगर और मैन में पर्सन कौन है, सबसे पहले तो ये चीज है। तो हमारा टाइगर तो एलिमिनेट हो जाएगा, हमारा मैन हमारा पर्सन है, तो हु का आंसर होगा द मैन। तो हमें क्या मिल गया, सब्जेक्ट, एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट। और उसके बाद में हु वाज किल्ड, कि एक्शन किसके ऊपर हुआ, या फिर whom did the man kill। अगर हमें सब्जेक्ट पता है तो हम इस तरीके से भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, द टाइगर। तो एक्शन को रिसीव करने वाला हमें मिल गया टाइगर। और ऐसे ही करके हम हमारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रीवियस स्लाइड पे जाके हम जरा शंभू वाले सेंटेंस को भी ऐसे ही एनालाइज करते हैं। शंभू wrote a letter, now what is the action, wrote is the action, now who wrote, शंभू wrote, ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया। नाउ शंभू wrote what, या what was written, तो क्या हो गया, लेटर। तो हमारा ऑब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया और सब्जेक्ट भी मिल गया। दिस मेक्स इट वेरी क्लियर कि हम जब भी कोई सेंटेंस बनाएं तो हम हमेशा एक सब्जेक्ट, एक डूअर से स्टार्ट करेंगे और उसके जस्ट बाद हम एक वर्ब लगाएंगे, वो क्रिया लगाएंगे, वो एक्शन लगाएंगे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और फिर उसके बाद बाकी की इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे वहाँ पर। देन वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि मैंने कहा कि एक सेंटेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, और वो होता है वर्ब, राइट। तो वर्ब क्या होता है, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट जनरली कन्वेज एन एक्शन, एन अकरेंस और अ स्टेट ऑफ बीइंग। अब यहाँ पर तीन चीज़ें पता चली हैं भाई। हमें तो पहले पता था कि वर्ब का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक्शन करने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं दे आर कॉल्ड वर्ब्स। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक एक्शन नहीं, एक अकरेंस और एक स्टेट ऑफ बीइंग भी उतना ही इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। यानी कि कोई रन कर रहा है, सिंगिंग इज देयर हैपनिंग, प्लेइंग इज हैपनिंग और डांसिंग इज हैपनिंग, ये सब तो एक्शन है। पर अगर कोई अकरेंस है, लेट्स से इफ इट इज बर्थ, है ना, तो वो भी वर्ब की कैटेगरी में आएगा। एक अकरेंस हो रहा है, एक एक्सीडेंट हुआ है, कोई चीज़ अकर हो गई, कोई घटना घट गई है, तो वो भी वर्ब की कैटेगरी में आएगा। एंड लास्टली स्टेट ऑफ बीइंग भी वर्ब की कैटेगरी में ही आएगा। कैसे आएगा, आपका एग्जिस्ट करना, आपका वहाँ पे होना, प्रेजेंट होना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वर्ब ओनली। जैसे कि हम हिंदी में है शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं कहूँ कि ये पेन है, तो ये पेन का एग्जिस्टेंस ही तो बता रहा है कि ये पेन है, उसकी आइडेंटिटी बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, और इसीलिए उसमें दिस इज अ पेन में जो इज वर्ड है वो वर्ब कहलाएगा और वो उसकी स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहा है। तो यहाँ हमें तीन चीज़ें पता चली कि वर्ब एक्शन, अकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग को इंडिकेट करता है। नाउ व्हाट वी हैव इज कि वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं। ऐसे तो वर्ब बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो आपको आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी के लिए रिक्वायर्ड है, जो सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए और इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए रिक्वायर्ड है, वो है दो टाइप के वर्ब, और ये सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि हैं हेल्पिंग और एक्शन वर्ब्स। तो क्या होते हैं हेल्पिंग और एक्शन वर्ब्स? एक्शन वर्ब्स तो नाम से ही समझ में आ रहे हैं, जब भी कोई फिजिकल एक्शन परफॉर्म हो रहा है, इन दैट सिनेरियो द वर्ड्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई द फिजिकल एक्शन आर कॉल्ड एक्शन वर्ब्स। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग, रनिंग, वो एक फिजिकल फॉर्म ऑफ एक्टिविटी है, ओके, तो वो एक्शन वर्ब्स हैं। अब हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? नाम से पता चल रहा है कि वो हेल्प करते हैं, बट वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं?
जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं दे ऑलवेज स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मेन वर्ब। तो अब हमें ये पता चल गया कि हमारा सेंटेंस जो था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें एक नया, इस फैमिली में एक नया मेंबर इंट्रोड्यूस हुआ है और वो है हेल्पिंग वर्ब, जो कि कहाँ आएगा, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में। मतलब कि वो एक तरीके से जो मेन वर्ब है उसके सामने होते हैं, दे स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मेन वर्ब, they combine with the verb to do things like show a verb's tense or form a क्वेश्चन। या तो क्वेश्चन बनाने में हेल्पफुल होते हैं या वर्ब के टेंस को बताने में। जैसे कि यहाँ पर हमने अगर कोई हेल्पिंग वर्ब लगा दिया तो हमें टेंस पता चल जाएगा कि वो कल की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है, कंटिन्यूस टेंस है या जो भी टेंस है। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए सारे दिए हुए हैं। एम जो कि आई के साथ यूज होता है, तो ये ऑलवेज रिमेंबर एम जो वर्ड है, जो हेल्पिंग वर्ब है, सिर्फ आई प्रोनाउन के साथ यूज होता है। ओके, यू, देम, दे, शी, हर किसी के साथ नहीं होता। आई एम राहुल, तो वो आई वहीं यूज होगा बस। नाउ इज जो है वो किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है। आर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है। वैसे ही इज का पास्ट में चले गए तो वॉज हो जाएगा और आर का पास्ट में चले गए तो वर हो जाएगा। तो वॉज एंड वर हैव द सेम मीनिंग बट इन पास्ट टेंस। कम बैक टू हियर, हैज, हैव, हैड। अब ये तीनों जो है हैज, हैव, हैड, इनका मीनिंग यूज होता है किसी चीज को पजेस करने में या ओन करने में। दो कैटेगरी है, पोजेस और ओन। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं बोलूँ आई हैव अ पेन, तो मतलब मैं उस पेन को ओन कर रही हूँ कि मेरे पास वो पेन है, उसकी ओनरशिप मेरे पास है, तो मैं आई हैव यूज़ करूँगी। बट अगर मैं ये बोलूँगी कि आई हैव दिस स्किल, कि ये स्किल जो है, ये जो कला है, ये मेरे पास है, तो मैं उस चीज़ को पजेस करती हूँ ना, वो चीज़ मैं ओन तो नहीं करती कि मुझे कोई स्किल आती है। आई पजेस इट इज़ अ क्वालिटी दैट इज़ इनसाइड मी। तो उस केस में भी हम हैज़, हैव, हैड का ही यूज़ करेंगे। तो हैज़ एंड हैव प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं एंड हैड इज यूज्ड इन दी पास्ट टेंस। कमिंग टू विल एंड शाल, जो फ्यूचर टेंस में यूज होते हैं। और विल शाल का जो एक डिफरेंस, स्लाइट डिफरेंस होता है कि हम उन्हें डिफरेंट सिनेरियोज में कहाँ पर यूज करते हैं, यू विल लर्न विथ टाइम इन द सेम वे। कैन और मे वी हैव नॉट डिस्कस्ड, बट कैन और मे जो है वो परमिशन के लिए होते हैं और कई बार क्वेश्चंस के लिए भी पूछे जाते हैं। कैन जो है क्या आइडेंटिफाई करता है, कैन से हम अपनी कैपेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। आई कैन डू इट, कि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, दैट आई एम एबल टू डू इट, राइट। अगर मैं पूछूं कैन आई डू इट, मतलब कि मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मेरे अंदर ये काबिलियत है ये करने की, उस जगह पर हम कैन का यूज़ करेंगे, चाहे हम क्वेश्चन कर रहे हों या हम स्टेटमेंट दे रहे हों। जैसे कि टीचर ने बोला कि ये काम कौन करेगा, तो आप बोलोगे आई कैन डू इट। आप कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हो कि आई कैन डू इट। इन दैट सिनेरियो कैन इज बेस्ट। मे कहाँ पर यूज़ होता है, मे हमेशा परमिशन में या एक स्लाइट डाउट में यूज़ होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ परमिशन के केस में, मे आई कम इन मैम, जो कि बहुत ही कॉमनली यूज सेंटेंस है। मे आई कम इन मैम मतलब कि मैं एक परमिशन ले रही हूँ, फर्स्ट केस। सेकेंड इज आई मे कम, यू आर डाउटफुल, कि आप श्योर नहीं हो कि मैं आ सकती हूँ। अब यहाँ पे मैं आ सकती हूँ को आप जिस टोन में बोलेंगे उससे समझ में आएगा कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ मैं आ सकती हूँ क्या, मे आई कम, देन दैट्स अ परमिशन। इफ़ यू से कि शायद मैं आ सकती हूँ, आई माइट कम या आई मे कम, वहाँ पर यूज़ होगा। तो मे जो है उसी से हम माइट को भी बनाते हैं और कैन से हम कुड को बनाते हैं, ठीक है। नाउ बी, बीइंग, बीन, स्टेट ऑफ बीन बताते हैं। देन वी हैव डू, डिड एंड डज, जो कि करने वाला है, ये एक्शन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे डिड यू नो हम यूज़ करते हैं, वो क्वेश्चन में यूज़ हो जाता है और वहाँ पर वो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। तो ऐसे ही हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनका हमने प्लेसमेंट देख लिया, क्या क्या समझ लिया कि वो हमेशा मेन वर्ब से पहले आते हैं। सम ऑफ दी हेल्पिंग वर्ब्स आर राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू। किसका मीनिंग क्या होता है आप नोट डाउन कर सकते हैं इसके मीनिंग के साथ कि आपको किस सिचुएशन में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूजफुल होगा। ओके, नाउ वी हैव टू कैटेगरीज ऑफ एक्शन वर्ब्स ऑल्सो। हमने कहा कि एक्शन वर्ब तो वही सारे वर्ब्स होते हैं जो हेल्प नहीं करते, दे आर नॉट हेल्पिंग, वो टेंस नहीं बताते। इफ आई टेक एन एग्जाम्पल, आई वॉज प्लेइंग एंड इफ आई से दे वर प्लेइंग, तो यहाँ पर जो प्लेइंग वर्ब है, हम कहेंगे कि आई वॉज प्लेइंग एंड दे वर प्लेइंग में प्लेइंग यहाँ पे वर्ब है, लेकिन दोनों में हमने प्लेइंग ही यूज़ किया है, तो उससे हमें ये तो पता नहीं चल रहा है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, या फिर ये भी पता नहीं चल रहा है कि प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है। हमें किससे पता चल रहा है, वॉज और वर से पता चल रहा है। वी यूज्ड वॉज क्योंकि मैं सिंगुलर पर्सन की बात कर रही थी, आई वॉज प्लेइंग, तो हमें पता चल गया कि सिंगुलर है।
जब हमने यूज़ किया दे वर प्लेइंग, तो उस केस में जो वर है वो प्लूरल था, इसीलिए मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज़ हुआ था, इसलिए हमें पता चल गया कि हम ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। तो प्लेइंग वर्ब से हमको सिर्फ इतना पता चल रहा है कि कोई कंटिन्यूअस मोशन में खेल रहा है, टेंस और नंबर नहीं पता चल रहा है, वो हमें कौन बता रहा है, हेल्पिंग वर्ब बता रहा है, राइट। लेकिन एक्शन वर्ब भी ऐसे होते हैं जो दो कैटेगरीज में हम डाल सकते हैं, एक एक्शन और एक स्टेट बताने वाले, ठीक है। अब ये हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है, लेकिन ये एक्शन ही है। कुछ है जो फिजिकल एक्शन बताते हैं और कुछ है जो हमें फील होते हैं या हमें स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं, जैसे कि टेक, चूज, कॉल, बिल्ड, वॉच, लाफ, किक, फॉरगेट, मीन, ये सारे जो हैं ये एक्शन हैं। ये सारे आप एक्शन कर सकते हो। टेक यानी कि लेना, चूज करना, कॉल करना, बिल्ड करना, देखना, वॉच करना, ये सारी चीज़ें आप एक्ट आउट करके बता सकते हो। ऑन द कॉन्ट्ररी इफ़ यू हैव स्टेट ऑफ बीइंग, तो स्टेट में क्या होता है, लाइक। अब आप किसी चीज़ को लाइक करते हो, जैसे मैं बोलूँगी आई लाइक द लैंग्वेज इंग्लिश, तो वो एक फीलिंग है या वो एक लाइकिंग है जो मेरे मन में है। अब अगर मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो क्या मैं आपको एक्ट करके बता सकती हूँ कि मुझे इंग्लिश अच्छी लगती है, या मैं एक्ट करके बता सकती हूँ कि मुझे पिज़्ज़ा खाना पसंद है? नहीं, वो मेरे एक्शन से नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो मेरे अंदर की एक फीलिंग है। और इसीलिए ये एक वर्ब तो है बट ये एक्शन वर्ब नहीं है, ये स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है। ओके, डिसलाइक, लव, हेट, जेलेसी, ये सारे जो होते हैं, जेलस सॉरी, बिलीव, नीड, नो, बिलोंग, सीम, ये सारे जो हैं, बिलोंग का मतलब किसी चीज़ को बिलोंग करना, कि ये मुझे बिलोंग करती है, ये मेरी चीज़ है। सीम मतलब ऐसा महसूस होना, ऐसा फील होना। नो का मतलब जानना, बिलीव इज विश्वास करना, तो विश्वास अगेन इट इज़ समथिंग इन द माइंड, वो चीज़ आप शो नहीं कर सकते, वो चीज़ आप सिर्फ फील कर सकते हो। अब यहाँ पे इन दोनों कैटेगरी की एक कॉमन चीज़ आती है। हमने ये वेन डायग्राम इसीलिए बनाया है फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये कैटेगरी एक्शन वर्ब्स की है और ये स्टेट ऑफ बीइंग की है, पर हमारे पास दो ऐसे वर्ब्स भी हैं जो दोनों कैटेगरी को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि हैव और थिंक। जैसे मैंने बोला कि हैव हम दो सिनेरियो में यूज़ करते हैं, ओनरशिप एंड पोजेशन। ओनरशिप के केस में ये पेन मेरे पास है, मैं बोलूँगी आई हैव अ पेन, तो वो मुझे दिख रहा है, इट्स अ फिजिकल थिंग टू हैव समथिंग, तो वो क्या हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा। ऑन द अदर साइड अगर मैं बोलूँगी ऑन द अदर हैंड कि आई हैव द स्किल, जो मैंने कहा कि वो स्किल मेरे अंदर है, बट मैं कंटिन्यूसली डांस नहीं कर सकती टू शो कि वो स्किल मेरे अंदर है, मैं उसे पोजेस करती हूँ, तो वो स्टेट ऑफ बीइंग की कैटेगरी में चला जाएगा। सिमिलरली थिंक, समटाइम्स आप काम करते करते भी सोच सकते हो, तो वो आपके स्टेट ऑफ बीइंग की कैटेगरी में आएगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप बैठ के सोच रही हो और एक्चुअली एक्टिंग लाइक कि आप सोच रहे हो, तो वो एक्शन की कैटेगरी में चला जाएगा। तो हमारे पास दो ऐसे वर्ब्स हैं। इफ़ यू नो मोर वर्ब्स लाइक दिस जो कि दोनों कैटेगरी को सेटिस्फाई करते हैं, तो आप उसे मेंशन ज़रूर करिएगा। नाउ मूविंग अहेड वी हैव द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अभी हमने देखा था टाइप ऑफ वर्ब कितने होते हैं, अब फॉर्म यानी कि वो फॉर्म को चेंज करता है। जो टाइप्स होते हैं वो ऑलरेडी टू डिफरेंट कैटेगरीज होती है, और फॉर्म का मतलब होता है स्टेट, जो चीज़ चेंज हो जाती है। तो हमारे 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं जो कि टाइम, नंबर, इन सब चीज़ों के बेसिस पर अलग अलग होते हैं। तो ये 4 को हम जानते हैं V1, V2, V3 और VING के फॉर्म से। हमने V1, V2 लगाया है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, हमने सिर्फ इनको एक नाम दिया है। V1 मतलब फर्स्ट फॉर्म, V2 मतलब सेकेंड फॉर्म, V3 इज़ द थर्ड फॉर्म एंड VING इज़ द ING फॉर्म या कंटिन्यूस फॉर्म। तो V1 जो होता है वो होता है हमारे किसी भी वर्ड का रूट फॉर्म। अभी हम यहाँ पे एक वर्ब ले लेते हैं, लेट्स से वी हैव राइट, WRITE राइट, जिसका मतलब होता है लिखना, टू राइट, राइट। अब इस राइट को हम अलग अलग फॉर्म्स में चेंज करके देखेंगे और इसके मीनिंग को समझेंगे कि अलग फॉर्म में क्या चेंज आ रहा है। V1 होता है सबसे बेसिक या रूट फॉर्म। आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, V1 के ऊपर आप लिख सकते हैं कि ये हमारा वर्ब का रूट फॉर्म है। रूट मतलब एकदम ओरिजिनल, मूल जो रहता है जिसे हम कहते हैं, यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म है वो राइट ही है। जैसे कि हम बोलेंगे आई राइट अ लेटर डेली और ही राइट्स अ लेटर, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म, जो कि हो जाएगा V1। उसके बाद में आता है V2 जो कि होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी कि राइट को हम जब सेकेंड फॉर्म में चेंज करेंगे तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, पास्ट में पहुँच जाएगा। ठीक है, हमने जो अभी सेंटेंसेस लिए थे एग्जाम्पल के लिए, राइट के फर्स्ट फॉर्म के लिए, ही राइट्स अ लेटर डेली और मे बी यू कैन से ही राइट्स अ लेटर और आई राइट अ लेटर, इन दोनों केस में हम किसके बारे में बात कर रहे थे, हम
प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहे थे, है ना। प्रेजेंट टेंस यानी कि अभी जो हो रहा है, ही राइट्स ए लेटर, या तो एक फैक्ट है कि वो लेटर लिखता है, वो जनरल है, वो पास्ट फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, वो एक नॉर्मल उसकी हैबिट है कि वो रोज लेटर लिखता है, तो वो भी प्रेजेंट टेंस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट में। या फिर अगर हम ये बोलेंगे कि आई राइट ए लेटर, तो वो भी प्रेजेंट टेंस है। लेकिन जब हम V2 में आएंगे यानी कि सेकेंड फॉर्म में आएंगे, तो हम पास्ट में चले जाते हैं, यानी कि हमारा फॉर्म क्या चेंज हो जाएगा, WROTE, wrote. ओके, वेट सेकेंड, E, यस, wrote। तो हमारा फॉर्म क्या हो गया, wrote, V2 फॉर्म हो जाएगा wrote। राइट से हम wrote पर आ गए हैं। ये हमेशा पास्ट टेंस में यूज होगा, जहां पर भी पास्ट की बात की जा रही है कि मैंने लेटर लिखा था, आई रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर, ओके, दे रोट द एप्लीकेशन, उन्होंने वो एप्लीकेशन लिखी थी। तो जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो हमारा कौन सा फॉर्म यूज होगा, V2। इसको हम पास्ट से या सिंपल पास्ट के फॉर्म से भी जानते हैं। मूविंग अहेड वी हैव V3। अब V3 होता है थर्ड फॉर्म। इस पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एक तरीके से कहेंगे परफेक्ट टेंस है। आपने सुना होगा सिंपल परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट होता है, बस वही टेंस है पास्ट पार्टिसिपल। तो ये जो V3 फॉर्म होता है ना, ये क्या दर्शाता है, जैसे हमने देखा कि ये अभी होने वाले एक्शन को बता रहा है, ये पास्ट में होने वाले एक्शन को बता रहा है। ये उस एक्शन को बताता है जो कहीं पास्ट में शुरू हुआ था और रिसेंटली अभी जब आपने ये सेंटेंस बोला है तब वो चीज़ खत्म हुई है। लाइक इसके लिए मैं एक स्टोरी बताती हूँ। जैसे कि टीचर ने आपको क्लास में सब बच्चों को बोला कि ये एक्सरसाइज है 5, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो। तो सब बच्चे करने लगे अपना काम। टीचर ने 5 मिनट्स का टाइम दिया है, द किड्स वर डूइंग देयर वर्क एंड एज सून एज द टाइम इज अप, बच्चे बोलने लग जाते हैं मैम आई एम डन, या फिर बोलेंगे मैम आई हैव रिटन। ये नहीं बोलेंगे आई रोट दी और आई रोट दी एप्लीकेशन, या फिर आई रोट द लेटर, या आई रोट दी एक्सरसाइज। नो, उन्होंने क्या बोला, आई हैव रिटन या फिर आई एम डन। ये क्यों यूज किया, डिड क्यों नहीं बोला, डू का डिड हो जाता है ना पास्ट टेंस, इसीलिए क्योंकि वो चीज़ पास्ट में है नहीं, वो चीज़ उन्होंने पास्ट में शुरू करी थी बट प्रेजेंट में ख़त्म करी है, लाइक दे हैव जस्ट कंप्लीटेड इट। और इसीलिए उस परफेक्ट टेंस को, परफेक्ट शब्द का मतलब है कि वो रिसेंटली कंप्लीट हुई है, इसीलिए उसे हम कहेंगे वो पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म होता है, जो कि कहलाता है V3, यानी कि राइट, रोट, और इसका फॉर्म हो जाएगा रिटन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं इसको एक बार और समझा देती हूँ कि हम पास्ट पार्टिसिपल या फिर जो परफेक्ट टेंस होता है उसे हम बताते हैं कि वो चीज़ पास्ट में शुरू तो हुई थी, ये एक्शन शुरू पास्ट में हुआ था बट वो प्रेजेंट में ख़त्म हुआ है। अभी बच्चों ने जस्ट उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके टीचर को दिया है और इसीलिए वो बोल रहे हैं आई हैव डन या फिर आई हैव रिटन। तो रिटन उन्होंने यूज़ किया मतलब कि उन्होंने अब भी ख़त्म कर दिया है, और वही टेंस है V3। ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट टेंसेज हैं। उसके बाद आता है हमारा सबसे सिंपल टेंस, जिसको ये सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको समझने की ज़रूरत ही नहीं है, VING फॉर्म। किसी भी वर्ब में ING लगा दो, वो आपका ING या कंटिन्यूस फॉर्म बन जाता है, और उसका मतलब होता है कि कोई एक्शन अभी हो रहा है। इफ़ आई से आई एम स्पीकिंग या फिर ही इज़ राइटिंग, ये सारे क्या हो जाएंगे, ING फॉर्म के वर्ब हो जाएंगे। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, राइट का राइटिंग हो जाएगा। तो हमारे सारे फॉर्म्स क्लियर हो गए हैं। V1 हमारा रूट फॉर्म होता है, V2 हमारा पास्ट टेंस होता है, V3 को हम परफेक्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल कह सकते हैं, और VING हमारा कंटिन्यूस फॉर्म होता है। अब इन्हीं सारे फॉर्म्स जो हैं इनको हम एक टेबल में पढ़ते हैं कि अलग अलग वर्ब्स कैसे इन फॉर्म्स में चेंज होते हैं। अब आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत इजी है, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, ये हो जाएगा, बट कुछ वर्ब्स यहाँ पर ऐसे हैं, मैं आपको बता दूं कि वो अपने फॉर्म चेंज नहीं करते हैं। अब हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वी लर्न हियर ओनली। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले चुके हैं। V1 सिंपल प्रेजेंट होता है जिसका फॉर्म है राइट, V2 सिंपल पास्ट रोट हो गया, V3 पास्ट पार्टिसिपल जो कि रिटन हो गया, और VING जो कि राइटिंग हो गया यहाँ पर। देन वी कम टू ड्रिंक, यानी कि पीना, पानी पीना, दूध पीना, शरबत पीना, एनीथिंग कुड बी देयर। ड्रिंक, ड्रैंक, पास्ट में वो चीज़ हो चुकी है, एंड ड्रंक बिकम्स कि अभी अभी उस चीज़ को आई हैव ड्रंक द मिल्क। मम्मी पूछेंगी ब्रेकफास्ट कर लिया, फटाफट स्कूल जाना है, मैम मम्मा आई हैव ड्रंक द मिल्क। नाउ ड्रिंकिंग, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, तो मैं पानी पी रहा हूँ। नाउ
वी कम टू रन, रन यानी कि भागना. इफ वी चेंज द फॉर्म टू V2 इट विल बिकम रैन. आई रैन द रेस, मैं रेस में भागा था, तो वो पास्ट की बात चली गई. बट जब हम पास्ट पार्टिसिपल में आएंगे तो यू विल नोटिस कि भाई रैन तो रैन ही है, वो तो चेंज ही नहीं हुआ. क्यों चेंज नहीं हुआ है? क्योंकि ये दोनों जो है, इन दोनों का फॉर्म V2 और V3 दोनों में सेम ही होता है. नाउ पीपल विल आस्क कि अब ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. तो इसको आइडेंटिफाई करने का एक बहुत सिंपल तरीका है कि जब भी आप सेंटेंस में V3 फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करते हो तो आप क्या यूज़ करते हो? हैज़, हैव या फिर हैड. अगर पास्ट टेंस में है तो हैड, अगर प्रेजेंट में है तो हैज़ और हैव. ओके, हैज़ जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है और हैव जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है. लाइक हम बोलेंगे दे हैव रैन, वो सब भाग चुके हैं. ओके, तो वो क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा, क्योंकि हमने दे सब्जेक्ट यूज किया है. अगर मैं बोलूँगी ही हैज़ रन, तो ही के साथ हम हैज़ यूज करेंगे क्योंकि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है. ठीक है, हैज़ और हैव का ये डिफरेंस होता है. इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, इसको हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं. अब जब भी आप सेंटेंस में देखेंगे कि हैज़, हैव या हैड का इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पे कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा? विदाउट एनी क्वेश्चन वहाँ पर V3 होगा. V3 और हैज़, हैव, हैड दे गो हैंड इन हैंड. ओके, उसके बाद में V3 फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया और फिर आएगा VING जो कि है रनिंग. तो अगर कहीं पर भी यू सी कि आपको कोई ऐसा वर्ब मिल रहा है जहाँ पे आपको ये सेंटेंस, ये आपको सेंस समझाना है कि द वर्क हैज़ बीन जस्ट कंप्लीटेड, जैसे कि मैंने बोला कंप्लीटेड, तो कंप्लीटेड भी V3 फॉर्म में है क्योंकि द वर्क हैज़ जस्ट बीन कंप्लीटेड. मैंने हैज़ का यूज़ किया है तो हैज़ के साथ जो कंप्लीटेड फॉर्म है वो V2 नहीं V3 है. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. और ऐसे बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जो कंप्लीटली चेंज नहीं होते हैं, उनके अंदर कोई स्लाइड चेंज भी नहीं होता है, या तो वो सेम होते हैं V2 V3 में या फिर वो कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं. आइए देखते हैं हमारा लास्ट एग्जाम्पल. गो, वेंट एंड गॉन. अब ING तो पता ही है कि वो गोइंग हो जाएगा, जो कि काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है. गो में ING लग जाएगा गोइंग, पर ये हमारा V1 था गो, कि वो जा रहा है. वेंट चला गया, गॉन जस्ट अभी निकला है. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? V3. अब ये कंप्लीटली चेंज हो गया है. इफ़ देयर इज़ अ पर्सन जिसको कोई आइडिया नहीं है कि गो, वेंट, गॉन क्या होता है, तो वो नहीं समझ पाएगा कि ये तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, है कि नहीं. सो यहाँ पर ये बस एक छोटी सी चीज़ आपको समझना है कि नॉर्मली V1, V2, V3 एंड VING हैव डिफरेंट फॉर्म्स, बट इफ़ यू फाइंड V2 एंड V3 सिमिलर, लुक फॉर हैज़, हैव, हैड. जहाँ पर हैज़, हैव, हैड यूज हुआ है वहाँ पर V3 फॉर्म ही होगा. All right, moving ahead, we have now exercises. So we are almost at the end of our lesson, जहाँ पर हम ये exercises solve करेंगे. We have 2 exercises और हमें एक verb दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ eat दिया है, और हमें इन्हें यहाँ पर put करना है different forms को. और different forms हम कैसे decide करेंगे? इस sentence की situation को समझ कर. Let us begin. She blank breakfast every morning. अब ये क्या बात हो गई? मैंने आपको पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो चीज़ एक फैक्ट होती है, एक नॉर्मल होती है, जिसका टेंस ऐसा नहीं रहता कि वो कल की बात है या परसों की बात है या आने वाले कल की बात है. वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट समथिंग जो कि एक जनरल फैक्ट है कि वो ब्रेकफास्ट हर मॉर्निंग खाती है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रेजेंट टेंस, जो कि हो जाएगा ईट्स. करेक्ट. देन वी हैव वी ब्लैंक पिज्ज़ा लास्ट नाइट. तो अब यहाँ पर तो कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं है. सबसे पहले लास्ट नाइट आ गया, मतलब पिछले दिन की बात हो रही है, तो कहाँ चले गए? पास्ट में चले गए, तो 8 आ जाएगा. 8. ईट का पास्ट होता है 8, जो कि है V2 फॉर्म. ये था V1. नाउ आई हैव ब्लैंक सुशी मैनी टाइम्स. अगेन अभी मैंने बताया जहाँ पर हैज़, हैव, हैड दिखे वहाँ क्या आता है? V3 फॉर्म. अब ईट का V3 फॉर्म होता है eaten, EATEN, eaten. I have eaten sushi many times. And then we come to the end. They are blank dinner right now. अब right now की बात हो रही है, मतलब वो अभी डिनर खा रहे हैं. That is continuing, मतलब ING आ जाएगा और बस यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? EATING, eating. हमने यहाँ पे सारे फॉर्म्स यूज़ कर लिए हैं, V1, V2, V3 एंड VING. तो जब प्रेजेंट टेंस की बात यहाँ पर कैसे हमने समझी कि वो एक फैक्ट है, एक जनरल इन्फॉर्मेशन है. वी कम टू द पास्ट. जब लास्ट नाइट की बात हो रही है तो पास्ट टेंस आ जाएगा.
सुशी मैनी टाइम्स तो ठीक है, पर हैव है तो थर्ड फॉर्म, एंड देन राइट नाउ रिसेंट अभी कंटिन्यू में चल रहा है तो ing लगा देंगे. दैट वॉज वेरी ईजी. नेक्स्ट एक्सरसाइज भी सिमिलर है, लेट अस बिगिन विद दैट. हमारा नेक्स्ट वर्ब आता है प्ले. अब आप ईट और प्ले में दो अलग अलग एक्सरसाइजेस क्यों बनाई हैं, इसका रीज़न आप अब भी जस्ट समझेंगे. पहला है दे ब्लैंक फुटबॉल एवरी वीकेंड. अगेन प्रेजेंट टेंस है क्योंकि वो तो हर वीकेंड की एक हैबिट है. इट्स अ हैबिट, इट्स अ फैक्ट कि वो लोग हर वीकेंड फुटबॉल खेलते हैं. तो दे प्ले फुटबॉल. उसके बाद में आता है येस्टरडे दे ब्लैंक बास्केटबॉल एट द पार्क. वही लास्ट नाइट वाला चीज़ है यहाँ पर कि येस्टरडे मतलब पास्ट की बात हो रही है. यहाँ पर कौन सा फॉर्म आएगा, V2 आएगा, और इसलिए यहाँ पर प्ले का पास्ट क्या हो जाता है, प्लेड. ed लगा देंगे हम y के आगे, वो हमारा पास्ट फॉर्म बन जाएगा. मूविंग अहेड वी हैव शी हैज़ ब्लैंक द पियानो सिंस शी वॉज 5 years old. जब से वो बच्ची 5 साल की है तब से वो पियानो बजा रही है, अब तक, टिल नाउ. इट्स लाइक कि उसने बचपन में सीखा था और वो अभी तक पियानो को बजा रही है, और इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज़ के कारण V3, और ये हो जाएगा प्लेड. तो देखिए जैसे ईट, एट और ईटन तीन अलग अलग फॉर्म्स थे, यहाँ पर प्लेड और प्लेड सेम है, पर हमने कैसे आइडेंटिफाई किया हुआ है यहाँ पर V3 को, हैज़ की मदद से. ओके, इजी. He enjoys dash video games in his free time. वो फ्री टाइम में क्या देखना पसंद करता है या क्या करना पसंद करता है, वीडियो गेम्स को खेलना पसंद करता है. और क्योंकि ये कंटिन्यू चीज़ है कि जब वो फ्री टाइम रहता है तब वो कंटिन्यूसली वीडियो गेम्स खेलता है, इसलिए हम यहाँ क्या आएगा, ing, प्लेइंग. ओके, he enjoys playing video games in his फ्री टाइम. तो हमने सारे टेंसेस को उनके सेंटेंसेस के मीनिंग या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिल किया है. ऑल्सो हमने उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये भी देखा है कि वो पास्ट है, पास्ट पार्टिसिपल है या फिर प्रेजेंट टेंस है. दिस मेक्स इट वेरी मच क्लियर कि हमें सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस की इंफॉर्मेशन इज़ द सफिशिएंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वहाँ क्या वर्ब आएगा और वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा. वी हैव रीच्ड टू द एंड ऑफ आवर लेसन. तो हम एक बार फटाफट समराइज कर लेते हैं. हमने जनरल ग्रीटिंग सेंटेंसेस देखे हैं, इंट्रोडक्टरी और ग्रीटिंग सेंटेंसेस, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं. यू माइट नोट देम डाउन एंड मेक श्योर कि आप उन्हें प्रैक्टिस करें. चाहे आप उन्हें ब्रेक कर लें, ऐसा 2 टुकड़ों में कर लें और उन्हें 2 टुकड़ों में बोलें, नॉट एट ऑल एन इशू, बट प्रैक्टिस इज अ मस्ट. पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का सेंटेंस सीखा है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है. और एक छोटी सी चीज़ थी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है. नेक्स्ट वी हैव फॉर्म्स ऑफ वर्ब, V1, V2, V3, VING. ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, और ये कंटिन्यूस टेंस है जो कि ing में चलता है. एंड आई होप कि हैज़ हैव हैड वाली चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि हैज़ हैव हैड के केस में हम V3 यूज़ करेंगे, पास्ट टेंस में हम V2 यूज़ करेंगे, और कोई चीज़ जो कंटिन्यूसली चल रही है उसके लिए VING का यूज़ करेंगे. सो our sentences and verb is complete. In the next class we are going to learn about subject and verb के साथ, जैसे कि आपने यहाँ पर एक चीज़ देखी होगी कि मैंने eat के केस में यहाँ पर she eats breakfast लगाया था, but when we came to play हमने they के साथ play लगाया था. eats में मैंने s लगाया था और play में मैंने s नहीं लगाया. इसका रीज़न आपको नेक्स्ट लेसन में मिलेगा. उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट. उस समय ये समझ में आएगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ वर्ब का कैसा फॉर्म क्यों यूज़ होता है. ऐसे कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, वेरी बेसिक एंड वेरी इजी. उसके लिए यू हैव टू गो टू आवर नेक्स्ट लेसन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस मच. विल मीट नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.